बिहार, ये शब्द सुन के आपके मन में कैसी इमेज बनती है? कुछ ऐसी। बिहारी, ये शब्द सुन के आपके मन में कैसी इमेज बनती है? कुछ ऐसी। पर क्या बिहार हमेशा से ऐसा था? वेल, नॉट रियली। यू विल बी शॉक्ड टू नो, बिहार एक वक्त पे पूरी दुनिया में एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा के रूप में जाना जाता था। पर एक वक्त पे भारत को विश्व गुरु बनाने वाला बिहार आज पूरी दुनिया में छोड़ो, भारत में ही सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों आता है? इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1, एंशिएंट बिहार, मतलब एंशिएंट टाइम में बिहार कैसा हुआ करता था। नंबर 2, टुडेज बिहार सिचुएशन, मतलब बिहार की आज की अवस्था कैसी है। नंबर 3, रीजंस फॉर टुडेज बिहार सिचुएशन, मतलब क्यों आज बिहार ऐसी सिचुएशन में है। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशंस फॉर डेवलपिंग बिहार, मतलब बिहार को फिर से डेवलप कैसे किया जाए। एंशिएंट बिहार ने दुनिया को ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे भारत एक वक्त पे विश्व गुरु माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सालों पहले दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नंबर सिस्टम थे। जैसे रोम में रोमन नंबर सिस्टम, भारत में हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। पर दुनिया का कोई भी नंबर सिस्टम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के मुकाबले बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, क्योंकि इन नंबर सिस्टम्स में एक पीरियड के बाद नए सिंबल्स को याद करने पड़ते थे। जैसे रोमन नंबर सिस्टम में हम 1 से लेकर 49 तक I, V और X के कॉम्बिनेशन से नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन 50 के लिए आपको फिर से एक नया लेटर याद करना होगा। वैसे ही 100 के लिए फिर से C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम नंबर्स में आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और बड़े नंबर्स लिखने के लिए हमें और ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों लेटर्स याद करने होंगे। और रोमन में नंबर्स को लिखना एक लेंदी प्रोसेस भी है, इसीलिए उस वक्त एक ऐसे नंबर सिस्टम की ज़रूरत थी जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। तो उस वक्त के ट्रेडर्स ने भारत में लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए देखा, जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखना बहुत ही आसान था, और इसलिए उन्होंने इस नंबर सिस्टम को अडॉप्ट किया और यहीं से ये नंबर सिस्टम पूरी दुनिया में गया और आज भी हम इसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। ये सब हुआ था जब भारत में अशोका डायनेस्टी थी। और किंग अशोका कहाँ जन्मे थे? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। उन्होंने पाटलिपुत्र में ही सेंटर्ड होकर पूरे भारत में अपना राज शासन चलाया था। उस वक्त दुनिया भर से लोग बिहार में ज्ञान के लिए आते थे। आज दुनिया की सारी कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज में काम करती हैं, मतलब कंप्यूटर्स सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती हैं। और 0 खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट कहाँ के थे? बिहार के। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, वो भी कहाँ के थे? बिहार के। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियाँ आज भी दुनिया के कई जगहों पर पढ़ाई जाती है, वो भी बिहार से थे। गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट बिहार में ही मिली थी। तो ये थी एंशिएंट बिहार की खूबियाँ। बिहार, जिसका इतिहास इतना महान रहा है, आज उसकी सिचुएशन देख के यकीन नहीं होता। आज बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। आज बिहार की पर कैपिटा इनकम पूरे भारत के स्टेट्स में सबसे कम है। एक वक्त पे दुनिया भर से जिस बिहार में लोग ज्ञान के लिए आते थे, आज उसी बिहार में आपको सबसे ज़्यादा इलिटरेट पीपल मिल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया कह रही है। आप एक छोटा सा गूगल सर्च मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बिहार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में सबसे वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट रही है। हाँ, एक चीज़ में अभी भी बिहार सबसे आगे है, बच्चे पैदा करने में, क्योंकि बिहार की फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। आज बिहार में फैक्ट्रीज नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल क्लीननेस कुछ भी ठीक से मौजूद नहीं है। आज भी बिहार में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पूरे इंडिया भर के स्टेट्स के मुकाबले बिहार में 95% पाइराइट रिजर्व्स पाई जाती हैं। बॉक्साइट ओर, जिससे एल्यूमिनियम बनती है, वो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स बिहार में पाए जाते हैं, लेकिन इन मिनरल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से बिहार को इनका कोई खास फायदा हुआ नहीं है। आज भी बिहार के लाखों युवा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। आपको ये सुन के शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन बिहारियों के लिए आज उनकी आइडेंटिटी, बिहारी शब्द, ये एक गाली वाली फीलिंग देती है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज आप मुंबई से हैं और किसी दूसरे स्टेट में घूमने गए। जब आप वहाँ किसी आदमी को बताएंगे कि मैं मुंबई से हूँ, या फिर कोई आपसे पूछे कि क्या आप मुंबई से हैं, तो आपको सबकॉन्शियसली एक छोटी सी खुशी मिलती है। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और किसी दूसरे स्टेट में गए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद से बताना नहीं चाहो कि मैं बिहार से हूँ, और अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सबकॉन्शियसली एक
ह्यूमिलिएशन वाली फीलिंग आती है। देखिए, आप गर्व के लिए कह सकते हैं तो क्या हुआ, मैं बिहार से हूँ, मुझे गर्व है, मैं बिहारी हूँ। लेकिन ये वही पॉलिसी हो गई, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा बिहार महान। ये पॉलिसी बिहार को डेवलप करने के काम नहीं आने वाली। तो आखिर वजह क्या है कि बिहार ऐसी से ऐसी सिचुएशन में आ गया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं और सब पर काम होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे मेन रीजंस बताऊंगा जिन पर मुझे लगता है कि सबसे पहले काम होना चाहिए। नंबर 1, ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार। नंबर 2, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। अब आप कहेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को तुमने बिहार के डेवलप ना होने के मेन रीजन में रख दिया। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिहार के डेवलप ना होने के वन ऑफ द मेन रीजंस में आता है और मैं ये प्रूफ करूंगा इस वीडियो में। लेकिन पहले हम पहले रीजन पर बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार। बिहार के पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी और सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि लोग जात के नाम पर वोट देते हैं। ये वो कैंसर है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार में लोगों को पता नहीं है कि जात के नाम पर वोट देना गलत है, लोगों को पता है, लेकिन 2-3 ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें लोग फंस जाते हैं और उनको मजबूरन जात के नाम पर वोट देना पड़ता है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, जिनको कितना भी समझाओ कि जात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, वो फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सब कॉन्शियस में डाल लिया है कि अपना जात वाला ही काम आएगा। देखिए, ऐसे लोगों को कोई बाहर का आदमी नहीं समझा सकता। ऐसे लोगों को उनका कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिश्तेदार जो समझदार है, वो अगर थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में समझाए कि सही आदमी को वोट देना चाहिए, तो कुछ सालों बाद उसका फ़ायदा देखकर वो खुद अगले साल से सही आदमी को वोट देंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पहले से ही मालूम हुआ कि सरकार जो पैसे यूज़ करती है वो हमारे ही टैक्स का पैसा होता है। लेकिन बिहार में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि ये जो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बनते हैं, वो आपके खेती किए हुए पैसे, छोटे मोटे शॉप से कमाए हुए पैसे ही हैं। ये पैसे हमें डायरेक्टली सरकार को नहीं देने पड़ते, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे ही पैसे हैं जो गोल गोल घूम के सड़कें बनाने के लिए आती हैं। हाँ, लेकिन वोट मांगते वक्त नेताओं के चमचे लोग आपको 1000, 2000 या 5000 रुपये डायरेक्टली दे दे, या मांस मछली खिला दे, या दारू पिला दे, तो आपको सब कॉन्शियसली ऐसा लगता है कि ये तो मुझे फ्री में मिल गया और आप जाके वोट दे देते हैं। देखिए, ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका, जो शायद बिहार में बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, वो ये है कि आप उनसे पैसे भी ले लो और कहो कि मैं वोट दूंगा, और उनको वोट भी ना दो, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ये तो जानते हैं कि जात के नाम पर वोट देना गलत है, लेकिन वो लोग ये सोचते हैं मेरे एक के अच्छे होने से क्या होगा, मेरे एक के वोट देने से क्या होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि आप खुद को तो चेंज कर नहीं पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे लाखों लोग चेंज हो जाए। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली ये बात सच है कि आपके अकेले के चेंज होने से शुरू में ही सब लोग चेंज नहीं होने वाले, लेकिन आप शुरुआत तो करो। आपको देख के आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, कलीग्स और वो सब लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, वो सब लोग इन्फ्लुएंस होंगे और फिर वो लोग भी अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। इस कैटेगरी के लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो देखते हैं कि इलेक्शन में जो लोग खड़े हैं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करेगा, और अल्टीमेटली वो सोचते हैं कि चलो अपने ही जात वाले को वोट दे देते हैं, खाएगा तो अपना ही जात वाला खाएगा। लेकिन ये करना भी सही नहीं है। इस सिचुएशन में आपको टफ डिसीजन लेना होगा, या तो आप खुद मैदान में उतरो और इलेक्शन लड़ो, या किसी ऐसे बंदे को इन्फ्लुएंस करो इलेक्शन लड़ने के लिए जो लगता है कि हाँ डेवलपमेंट करेगा। मैं लास्ट में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अपने जात वाले कैंडिडेट को वोट ही नहीं देना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वोट उससे दो जो लगता है कि हाँ ये डेवलपमेंट करेगा, फिर चाहे वो अपनी जात वाला हो या ना हो। नंबर 2, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं सारी भोजपुरी फिल्में या सॉन्ग्स को गलत नहीं कह रहा। कुछ भोजपुरी फिल्में और सॉन्ग्स अच्छी भी हैं और उनसे वैल्यूज़ भी मिलती हैं जो वल्गर नहीं है, जो अच्छे से बिहार को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन 80 से 90% भोजपुरी फिल्में और सॉन्ग्स ऐसी हैं विच आर फुल ऑफ वल्गैरिटी। भोजपुरी फिल्में और भोजपुरी सॉन्ग्स, इन सब में दिखाया क्या जाता है भाभी और देवर के रिलेशन, चोली गोली लहंगा, क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं। और ऊपर से भोजपुरी फिल्मों के लिए इन लोगों ने सेंसर बोर्ड नहीं बनाया, क्योंकि ये जानते हैं कि सेंसर बोर्ड बनाएंगे तो भोजपुरी फिल्में पास नहीं होंगी। रवि किशन जी ने भी भोजपुरी फिल्मों में चल रही वल्गैरिटी को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की डिमांड की है, जो कि चलो अच्छी बात है, कोई तो आया सामने। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक वन ऑफ द रीजंस है आपकी आइडेंटिटी को खराब करने के लिए।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या कहीं का भी बिहार स्टेट से बहुत दूर का एक बंदा है, उसे बिहार के बारे में कैसे पता चलता है? बिहार के कल्चर, ट्रेडिशन, लोगों के लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, वहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे कैसे पता चलता है? वो सोशल मीडिया पे जो देखता है उससे पता चलता है, क्योंकि वो खुद तो कभी बिहार गया ही नहीं। वो सोशल मीडिया पे बिहार के बारे में जो चीज़ें देखता है उसी से अपनी एक परसेप्शन बना लेता है बिहार के बारे में। वो सोशल मीडिया पे एक भोजपुरी फिल्म देखता है, उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक आदमी लोटा लेके खेत में जा रहा है, उसमें भाभी देवर के वल्गर गाने बजाए जा रहे हैं, बेकार की लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है उस फिल्म में। इन सब चीज़ों को देख के वो आदमी बिहार और बिहारियों के बारे में एक परसेप्शन बना लेना है। और उस आदमी के 2-4 दोस्त भी हैं जो यही सब देख के उनका भी परसेप्शन ऐसा ही है बिहार और बिहारियों के बारे में। जब ये सब दोस्त किसी दिन बातों बातों में बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं तब उनका परसेप्शन जो पहले था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसी तरह बिहार स्टेट से बहुत दूर रहने वाले एक बंदे को बिहार की नेगेटिव इमेज मिलती है, और जब वो बंदा कभी किसी बिहारी से मिलता है तो इन सब का आउटकम उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है। और हाईलाइट तो ये है कि जब इन भोजपुरी सिंगर्स और एक्टर्स को अच्छी फिल्में बनाने को बोलो तो वो क्या कहेंगे कि जनता जैसी फिल्में देखती है, जैसे सॉन्ग्स सुनती है, हम वैसे ही बनाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि खुद एक आदमी होके खुद को तो बदल नहीं पा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी के लाखों लोग बदल जाएं। अगर यही बहाना बना के साउथ के एक्टर्स अपनी फिल्मों में वल्गैरिटी डाल देते ताकि उनकी फिल्में जल्दी वायरल हो जाएं, तो आज वो बॉलीवुड को टक्कर नहीं दे पाते। लेकिन साउथ वालों ने शुरू में अपनी फिल्मों में वल्गैरिटी नहीं डाली और इसलिए आज वो बॉलीवुड को हर मामले में टक्कर देती है। हालांकि साउथ की फिल्में तो आज बॉलीवुड से भी अच्छी कर रही हैं। देखिए, नो डाउट थोड़ी बहुत वल्गैरिटी हर फिल्म इंडस्ट्री में है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में ये इतना ज़्यादा है कि आप इसे एक तरह से सॉफ्ट पॉर्न भी कह सकते हैं। यार, बिहार में दिखाने के लिए क्या नहीं है? बिहार का इतिहास से लेके आज भी ऐसी महान शख्सियत, ऐसी कलाकृतियाँ मौजूद है जिन पर अगर मेहनत करी जाए, अच्छी स्क्रिप्ट बना के अच्छे बजट में थोड़ा बहुत टाइम लगा फिल्में बनाई जाएँ तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी ऊंचाइयां छू सकती है। नो डाउट ऐसी फिल्में बिहार में वायरल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात सच है, लेकिन कुछ सालों बाद जब लोगों का परसेप्शन एक बार चेंज हो गया तो साउथ की फिल्मों की तरह बॉलीवुड की फिल्मों की भोजपुरी की भी फिल्में 1000 करोड़ का कलेक्शन करेगी। लेकिन इन लोगों को तो 1 महीने में फिल्म खत्म करनी है, जल्दी जल्दी फिल्में चलानी है, जल्दी जल्दी सॉन्ग्स हिट करने हैं, इसलिए ये इसमें वल्गैरिटी डाल देंगे। इस तरह से कभी भोजपुरी फिल्में रिस्पेक्ट नहीं कमाने वाली। तो आखिर इन सब का सॉल्यूशन क्या है? वीडियो का ये पार्ट बहुत छोटा है क्योंकि सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिए हैं कि पॉलिटिकल लीडर सही चुनो, भोजपुरी फिल्मों में से वल्गैरिटी हटाओ, और भी बिहार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्पेस रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक वीडियो है इसरोज अपकमिंग मिशंस करके, इसमें मैंने बताया है चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के सक्सेस के बाद इसरो के आने वाले मिशंस गगनयान और शुक्रयान के बारे में। इसे यहाँ पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।